यस स्टूडेंट्स, आवाज पहुंच रही है अब क्लियर? तो यस यस यस, बैटरी का इशू हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपने सीख लिया कि वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन रहा था, वो एरिनियम आयन था। यहां पर कार्बन आयन इंटरमीडिएट बन रहा है, ये है मीजेनहैमर कॉम्प्लेक्स। तो आप देखो ना कि हमको ये आंसर मिल गया कि भाई नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन क्यों नहीं हो रही और इस कंडीशन में रिएक्शन क्यों हो रही है। आप समझो कि नॉर्मल एराइल एलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दे रहे, लेकिन ऐसे एराइल एलाइड जिनके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे नाइट्रो, साइनाइड, एल्डिहाइड, वैसे नाइट्रो का केस ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए आपको केवल नाइट्रो ही बताया मैंने। और इसके साथ न्यूक्लियोफाइल डाल दो, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। है तो सब्स्टिट्यूशन ही, लेकिन मैकेनिज्म ये होती है। अब जैसे मैं इसका एक केस, मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक केस ये कहता है कि जैसे जैसे नाइट्रो ग्रुप्स की संख्या बढ़ेगी, खास तौर पे ऑर्थो और पैरा पे, क्योंकि ये जो कार्बेनायन आ रहा है ना बच्चों, देखना ये कार्बेनायन ऑर्थो और पैरा पे डिलोकलाइज हो रहा है। ऑर्थो पैरा पे जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ेंगे ना, उतनी ही क्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। 3 नाइट्रो वाले की सबसे ज्यादा, 2 वाले की उससे कम, 1 नाइट्रो वाले की उससे भी कम। तो ये मैंने आपको क्या बताया? ये मैंने आपको बताया डिक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी का। रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर किसके लिए? ArSN2। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की संख्या बढ़ती है, मैं आपको बताऊं ये वाला जो ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है बहुत आराम से सब्स्टिट्यूशन देता है ना, बहुत आराम से। तो ये हम लोग बात कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन द एराइल हैलाइड्स। ये पहली रिएक्शन थी जो आपने सीख ली है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तभी ये रिएक्शन बहुत आसानी से होती है। तो ये पहली रिएक्शन आपने देखी। अब मैं आपको लास्ट इसकी दूसरी रिएक्शन एक और बता देता हूं, उसे भी आपको सीखना है। और वो रिएक्शन ArSe से बिलोंग करती है। वो रिएक्शन किससे बिलोंग करती है? ArSe से। तो जो दूसरी रिएक्शन है वो है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हिंदी में बोलते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, ArSe। ये बच्चों रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। तो क्या एरोमेटिक कंपाउंड है क्या हेलोबेंजीन? तो अगर आप देखो तो स्टूडेंट्स, ये मैंने क्लोरोबेंजीन बनाया, या मैं हेलो लिख देता हूं इसकी जगह। अगर आप देखो तो हेलोबेंजीन में बेंजीन रिंग तो है ही ना। अब आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो इप्सो पे करा रहे हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो और पैरा पे होगा। ध्यान रखना, हेलोबेंजीन के पास बेंजीन रिंग है और इसीलिए जब इस पर इलेक्ट्रोफाइल डाला जाता है तो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर सब्स्टिट्यूशन करता है। और हेलोबेंजीन वाले केस में ऑर्थो एंड पैरा ये 2 प्रोडक्ट बन के आते हैं। मैं आपको समराइज कर दूं, समरी बता दूं इसकी, क्योंकि ArSe का वीडियो आप हेलो एल्केन से पहले देख लोगे, पूरा वीडियो है ArSe का, वहां देख लोगे। हेलोबेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पे होगा या पैरा पे होगा। याद रखना, पैरा प्रोडक्ट मेजर बनता है। कोई सा भी हेलोजन ले लो और किसी भी तरह का इलेक्ट्रोफाइल ले लो, याद रखना पैरा मुख्य उत्पाद होगा, मेजर होगा, जबकि ऑर्थो माइनर बनता है। मेटा मेटा बनता ही नहीं है, वेरी माइनर। मतलब ऑर्थो पैरा बन रहे हैं, मेटा नहीं बन रहा। पहली बात तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हो गया दैट हैलोजन यानी कि एक्स ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गए। इलेक्ट्रोफाइल को कहां भेज रहे हैं? ऑर्थो पैरा। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी बात और ये है कि हैलोजन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी होते हैं। डीएक्टिवेटिंग का क्या मतलब है? डीएक्टिवेटिंग का मतलब यही है बच्चों कि यदि एक तरफ तो आपने कराई बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन,
और एक तरफ आप करवा रहे हो हेलो बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ, इन दोनों में अगर रिएक्टिविटी को कंपेयर करें तो याद रखना बेंजीन की रिएक्टिविटी हेलो बेंजीन से ज्यादा होती है। मैंने कहा रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी बेंजीन की ज्यादा है हेलो बेंजीन से। इसका मतलब हेलोजनों का माइनस आई इफेक्ट रिएक्टिविटी को निर्धारित कर रहा है। माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रिएक्टिविटी को घटा देता है। इसीलिए हेलो बेंजीन में हम हेलोजन को डीएक्टिवेट करने वाले कहते हैं ग्रुप। ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे हैं, रिएक्टिविटी को कम कर दिया। क्यों? पावरफुल माइनस आई है। लेकिन इनका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या कह रहा है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यानी आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ये ऑर्थो और पैरा पे भेज रहे हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है इनका प्लस आर इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, जो लॉन पेयर के थ्रू लग रहा है। दो इफेक्ट आप बोलते हो हेलोजन में। क्या कहते हो आप हेलोजन का? दो इफेक्ट। एक कहते हो आप प्लस आर, वो रेजोनेंस का इफेक्ट है लॉन पेयर का। एक कहते हो आप माइनस आई, वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन के थ्रू लगता है। ध्यान रखना, प्लस आर ओरिएंटेशन को डिसाइड करता है। ओरिएंटेशन यानी विन्यास को। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा, ये प्लस आर डिसाइड कर रहा है। जबकि रिएक्टिविटी को कौन डिसाइड करता है? माइनस आई। रिएक्टिविटी की टर्म में हेलो बेंजीन बेंजीन की तुलना में लेस रिएक्टिव है, लेकिन अटैक करवाते वक्त ऑर्थो पैरा पे अटैक करवा रहे हैं। तो दो ऑपोजिट इफेक्ट हेलोजन के काम कर रहे हैं। एक प्लस आर रेजोनेंस के थ्रू देने का काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू लेने का काम कर रहा है। और दोनों ही इफेक्ट जब एक साथ काम कर रहे हैं तो ओरिएंटेशन को यानी अभिविन्यास को प्लस आर डिसाइड कर रहा है, जबकि रिएक्टिविटी को माइनस आई डिसाइड कर रहा है। तो कुल मिला के हेलो बेंजीन में जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात आए तो पहली बात तो ये बच्चों कि बेंजीन से कम रिएक्टिव होता है ना। अगर मैं लिखूं फिनॉल, तो फिनॉल, एनिलीन, टॉलुइन, ये सब बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये सब बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव है, फिनॉल, एनिलीन, टॉलुइन, जबकि हेलो बेंजीन कम रिएक्टिव है। क्यों? माइनस आई इफेक्ट। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि हेलो बेंजीन की लेस रिएक्टिविटी का कारण स्ट्रॉन्ग माइनस आई, जबकि हेलो बेंजीन का ओरिएंटेशन अभिविन्यास ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट का बनना प्लस आर यानी अनुनाद यानी रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। ऐसी चीजों पर आपको फोकस करके चलना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, कंपटीशन है ये। क्लियर? अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या हो सकते हैं? आप वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहले भी पढ़ चुके हो, मैं एक बार फिर समराइज करता हूं। ये मैंने लिखा क्लोरोबेंजीन, और ये मैंने रिएक्शन करवाई बच्चों, चार्ट बना रहा हूं देखना, HNO3 से H2SO4 की प्रेजेंस में नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा, पैरा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, ऑर्थो माइनर बनेगा। नाइट्रेशन रिएक्शन है इसका नाम। एक रिएक्शन मैंने लिखी क्या? क्लोरीनेशन, AlCl3 की प्रेजेंस में पैरा मेजर बनेगा, ऑर्थो माइनर बनेगा। ये सारी ARSE के एग्जांपल्स हैं, सारी रिएक्शंस जो है। हाँ, एक रिएक्शन में लूं फ्रीडिल क्राफ्ट में मैंने लिया CH3Cl AlCl3 के साथ एल्काइलेशन, पैरा मेजर बनेगा और ऑर्थो माइनर बनेगा। तो कुल मिलाकर के आपको ये समझ में तो आ ही रहा है कि ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन, तो असाइल ग्रुप आप जोड़ोगे। मैंने इसीलिए हेलो एल्केन से पहले वो वीडियो बना दिया था ARSE का। मुझे पता है ये आपके चारों चैप्टर में काम आएगी। मैं अच्छी तरह से जानता हूं इस बात को कि ARSE आपके फिनॉल वाले चैप्टर में भी काम आएगी, आगे चैप्टर फिनॉल भी आएगा। ARSE आपके एनिलीन वाले चैप्टर में भी काम आएगी, यहाँ भी काम आ रही है। तो चार जगह पे जब कोई चीज काम आ रही है तो उसके उस वीडियो को पहले ही तैयार कर लो ना, एक को ARSE को, कि उसका कॉन्सेप्ट आप आगे अप्लाई कर सको।
विदाउट कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है बच्चों सब्जेक्ट में, ये ध्यान रखना। हर सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है और कंपटीशन में उसी से अटेम्प्ट होता है सवाल, है ना। सब पे आप क्या चीज लिख सकते हो, पैरामेजर। पैरामेजर ये नाइट्रेशन का केस है, ये क्लोरीनेशन यानी एलोजिनेशन का केस है, ये फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का केस है। पैरामेजर सब में। अब आप देखो कई ऐसी रिएक्शन है जिनमें ऑर्थो बनते हैं लेकिन एलोवेंजीन के केस में पैरा बनता है। इनका माइनस आई इफेक्ट जो लग रहा है, इसीलिए इनका पैरा मुख्य उत्पाद बन के आ। ये दूसरी रिएक्शन हो गई है बच्चों। पहली रिएक्शन थी हम लोगों की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसकी समरी वो आपके सामने है मीज़ेनहैमर कॉम्प्लेक्स के थ्रू। और दूसरी रिएक्शन थी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऑर्थो पैरा, उनमें पैरामेजर, उसकी मैकेनिज्म, उसके एग्जाम्पल्स, और सबसे लास्ट आपको बताते हैं सबसे लास्ट रिएक्शन जो है तीसरी नंबर की रिएक्शन और चौथे नंबर की रिएक्शन है। एक है वुड्ज फिटिग और एक है फिटिग। ध्यान देना, वुड्ज फिटिग में एराइल हैलाइड की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कराते हैं सोडियम मेटल की उपस्थिति में। तो आपने वुड्ज रिएक्शन एलो एल्केन में पढ़ी थी, वुड्ज में दोनों एल्काइल हैलाइड थे। अब एक एल्काइल हैलाइड और एक एराइल हैलाइड ले लिया, सोडियम की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, ईथरल सॉल्यूशन में कराते हैं और एल्काइल बेंजीन बन जाता है। वुड्ज फिटिग। जबकि यदि दोनों ही मटेरियल एराइल हैलाइड्स ले लें, वही सोडियम के साथ दोनों मटेरियल एराइल हैलाइड और वही ईथर, क्योंकि सोडियम वाटर में काम नहीं करता है बच्चों, आपको पता है सोडियम को वाटर में डालते ही विस्फोट हो जाता है, एक्सप्लोसिव होता है, तो बाइफेनिल प्रोडक्ट आएगा। याद रखना, जब दोनों एल्काइल हैलाइड हुआ करते थे, वो एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में वो वुड्ज, जब एक एराइल हैलाइड एक एल्काइल हैलाइड तो वो वुड्ज फिटिग, और जब दोनों ही एराइल हैलाइड तो उसे नाम दिया जाता है फिटिग रिएक्शन। क्या? फिटिग। और फिटिग का प्रोडक्ट बाइफेनिल बनता है। इनकी मैकेनिज्म को सीखने की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, सिर्फ इन रिएक्शंस को हमें याद रखना है। और सबसे लास्ट मैं कहता हूं वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल बड़ा काम चल रहा है इस रिएक्शन का नाम है उल्मान रिएक्शन। उल्मान इज ऑल्सो द केस ऑफ एराइल हैलाइड, लेकिन ये केस बच्चों आयोडोबेंजीन का है। किसका? आयोडो का। दो मॉलिक्यूल आयोडोबेंजीन के कॉपर से रिएक्ट करवाया जाता है। क्या कह रहा हूं मैं? दो मॉलिक्यूल आयोडोबेंजीन के कॉपर पाउडर से रिएक्ट करवाते हैं, कॉपर पाउडर से रिएक्शन होती है और CuI के दो मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और बाइफेनिल बनता है। इसे उल्मान रिएक्शन कहते हैं। इसमें कॉपर आयोडीन को निकालने का काम कर रहा है, क्यूप्रस आयोडाइड निकल रहा है। इस रिएक्शन का नाम उल्मान रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो एराइल हैलाइड्स की जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ARSN2 एडिशन एलिमिनेशन, ARSE ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट, वुड्ज फिटिग, फिटिग और उल्मान, 5 केमिकल रिएक्शन है, उनमें से शुरू की 2 विथ मैकेनिज्म आपने सीखी है, उसको उसी अंदाज में पूरा पढ़ना है यदि आपको CUET का एग्जाम में सवाल अटेम्प्ट करना है। क्लियर? पूरे वीडियो को ढंग से रिवाइज कर लेना, पूरे चैप्टर को, ये चैप्टर हो गया है, हेलो एरीन आपका NCERT लेवल चैप्टर हो चुका है, इससे आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगली क्लास में, अगले वीडियो में मैं आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करूंगा। अभी के लिए मैं गुड बाय करता हूं आपको। ओके स्टूडेंट्स।